आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शरद खरे से शनिवार 20 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना बीमारी के 5000 से ज्यादा संक्रमित मरीजों वाले राज्यों की संख्या अब बढ़कर 16 हो गई है। इसके पहले अभी तक देश में 15 ऐसे राज्य थे जहां कोरोना के 5000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे, लेकिन अब इस सूची में आसाम भी शामिल हो गया है। यदि संपूर्ण देश की बात की जाए तो देश में अब तक कुल 3,97,023 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 1,69,059 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 2,14,942 हो गई है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़कर 12,972 हो गया है। 5,000 से ज्यादा कोरोना प्रभावितों की सूची में महाराष्ट्र प्रांत लगातार काफी ऊपर बना हुआ है, जहां अभी तक 1,24,331 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 55,652 एक्टिव मरीज हैं। तमिलनाडु में 54,449 मामलों में से 23,512 एक्टिव, दिल्ली में 53,116 मामलों में से 27,512 एक्टिव मरीज, गुजरात में 26,198 में से 6,412 एक्टिव, उत्तर प्रदेश में 16,594 में से 6,092 एक्टिव मरीज, राजस्थान में 14,314 मामलों में से 2,860 एक्टिव मरीज और पश्चिम बंगाल में कोरोना के अब तक 13,090 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,258 एक्टिव मामले हैं। मध्य प्रदेश में 11,582 मामलों में से 2,339 एक्टिव मरीज हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 9,852 हो गई है, जिनमें से 4,816 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 8,281 में से 2,943 एक्टिव, आंध्र प्रदेश में कुल 7,961 मामलों में से 3,960 एक्टिव मरीज, बिहार में 7,380 संक्रमित मामलों में से 1,964 एक्टिव, तेलंगाना में 6,526 मामलों में से 2,976 एक्टिव मरीज, जम्मू कश्मीर में 5,680 मामलों में से 2,411 एक्टिव और आसाम में 5,006 मामलों में से 1,927 एक्टिव मरीज हैं। 21 जून की तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। अन्य तमाम घटनाओं के अलावा यह तारीख 5 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इतिहास में तब दर्ज हुई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया और देखते ही देखते दुनिया के तमाम देश इस मुहिम में शामिल हो गए। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस का त्योहार मनाया जाता है और सभी इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। 21 जून के दिन की एक खासियत है कि यह वर्ष के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। देश दुनिया के इतिहास में 21 जून की तारीख पर अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी हम आपको दे देते हैं। 1756 में जॉन जेड हॉलवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद 146 अंग्रेजों को एक कमरे में बंद किया गया था। उनमें से 123 की मौत हुई थी। सन 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकन्स इन से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम भारतीय बने। 1898 में अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआम पर कब्जा किया। 1933 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ था। 1948 में सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने और वह देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1975 में 21 जून को ही वेस्ट इंडीज ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया।
2003 में जेके रोलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जारी हुई। 2008 में फिलीपीन में विनाशकारी तूफान फेंगसेन से सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 2009 में 21 जून को भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2012 में ऑस्ट्रेलिया जा रही नौका डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हुई एवं 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रचार की इस मुहिम में शामिल हुए हैं। लद्दाख घटना के बाद चीनी कंपनियों और चाइनीज सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। सरकार ने फैसला कर लिया है कि भारत चीन पर निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करेगा। इसके लिए केंद्र ने इंडस्ट्रीज से कहा है कि वह उन सामानों की लिस्ट तैयार करे जिसे चीन से खरीदा जा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इंडस्ट्री से डिटेल रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार गैर जरूरी सामानों की पहचान करेगी जिसे चीन की बजाय लोकल स्तर पर ही तैयार किया जा सकेगा। इंडस्ट्री अपनी लिस्ट में उन सामानों को विशेष रूप से बताएगी जिसका आयात बंद करना अभी संभव नहीं है। एक खबर के मुताबिक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने इस स्ट्रेटेजी को लेकर ट्रेड एसोसिएशन से संपर्क किया है और उनसे लिस्ट मांगी गई है। भारत चीन से ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, खिलौना, प्लास्टिक, फर्नीचर जैसे सामान बड़े पैमाने पर आयात करता है। गलवान घाटी की घटना में 20 भारतीय जाबाज शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद से सरकार लगातार कह रही है कि हर हाल में चीन पर निर्भरता कम करनी है। यही आवाज पूरे देश, इंडस्ट्री और व्यापार संगठनों से भी आती दिख रही है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार 3 टाइमलाइन स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। इंडस्ट्री जो लिस्ट सरकार को देगी उसके हिसाब से यह तय किया जाएगा कि शॉर्ट टर्म में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मीडियम और लॉन्ग टर्म का खाका भी अभी तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। सरकार का फोकस अब प्राइवेट सेक्टर पर है। पिछले 2-4 दिनों से इस तरह की खबर ज्यादा आ रही थी कि चाइनीज कंपनियों को मिले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए जा रहे हैं। रेलवे, टेलीकॉम, मेट्रो के कई प्रोजेक्ट हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों के पास है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राजधानी में कोरोना के मरीजों को 5 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखने के फैसले को वापस ले लिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन के मामले में केवल उन्हीं कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में जाना होगा जिन्हें क्लिनिकल असेसमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और जिनके पास होम आइसोलेशन की पर्याप्त सुविधा नहीं है। मुख्य समाचारों के बीच आपको एक उपयोगी जानकारी दे देते हैं कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो आप जरूर देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी मजदूरों और ग्रामीण लोगों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आज एक साथ 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान स्थानीय स्तर पर अवसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लद्दाख में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि इस घड़ी में पूरा देश इन जवानों और इनके परिवारों के साथ खड़ा हो। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण भारत के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया है वह शहरों के लिए एक बड़ी सीख है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि गांवों में रहने वाले लोगों को किसी तरह का कर्ज न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान के शुरू होने के कुछ सप्ताह के भीतर ही इस पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
3 महीने में 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का काम किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में सीधे डाली गई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में गरीब लोगों के खाते में सीधे पैसा हस्तांतरित करने के लिए जरूरी अवसंरचना विकसित की जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई अनावश्यक कानूनों को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि अब किसान बिना किसी बाधा के कहीं भी और किसी को भी अपने उत्पाद बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कल सर्वदलीय बैठक में की गई टिप्पणियों की कुछ लोगों द्वारा गलत व्याख्या की जा रही है। कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री इस बारे में स्पष्ट थे कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा में फेरबदल करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से जवाब देगा। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों की अतीत में की गई उपेक्षा के विपरीत सेना अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के किसी भी उल्लंघन से अब निर्णायक तरीके से निपटती है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर आम सहमति थी कि इस मामले में सरकार और सशस्त्र सेनाओं को पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में यह भी बताया गया कि इस बार चीनी सेना नियंत्रण रेखा पर बहुत बड़ी संख्या में आई थी, लेकिन भारतीय प्रतिक्रिया उसके अनुरूप ही थी। नियंत्रण रेखा पर घटना के बारे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 15 जून को गलवान घाटी में हिंसा का कारण चीनी सेनाओं द्वारा नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर पक्के ढांचे के निर्माण की कोशिश थी और वे इसे हटाने को भी तैयार नहीं थे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को देखते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने आज हैदराबाद में पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि वायुसेना युद्ध की संभावनाओं को नहीं देखती। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने संबंधित क्षेत्र में निगरानी समेत सभी आवश्यक उपाय किए हैं। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि लद्दाख में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बलिदान ने यह साबित किया है कि सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 20 राज्यों में राज्यसभा के लिए हुए द्विवार्षिक चुनाव में नवनिर्वाचित 61 सदस्यों का स्वागत किया है। श्री नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि तथा निर्दलीय के रूप में चुनकर आए ये सदस्य देश की राजनीति में विविधता को दर्शाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे नए सदस्यों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि अब सदन में अनुभवी और पहली बार चुनकर आए सदस्यों की एक नई टीम बनेगी। श्री नायडू ने कहा कि राज्यसभा का सदस्य बनना गौरव की बात है। यह सदन देश की संघीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर बना है, जो कानून बनाना और शासन के मामले में सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। देश में कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 54% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,120 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें मिलाकर कुल 2,13,830 रोगी पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,68,000 संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 715 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 259 कर दी गई है। पिछले 24 घंटे में 1,89,869 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 66,16,496 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 20 जून का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। रविवार 21 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।